स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर। दोस्तों, आज उपस्थित हैं हम आपके बीच में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ जो समर्पित है करंट अफेयर्स के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, आपकी तैयारी के दौरान करंट अफेयर्स एक ऐसा यूनिट है जो थोड़ा सा अन्य यूनिट से वास्ट है, विविधतापूर्ण है, परिवर्तनशील है, डायनेमिक है। लिहाजा इसकी तैयारी हमें पूरी मेहनत के साथ करनी होगी। इस वजह से चूँकि और सारे यूनिट्स हैं, उनके सिलेबस पार्टिकुलर डिफाइन हैं, इसमें करंट अफेयर्स में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इसमें आप अपने दायरे को सीमित नहीं रह सकते, क्योंकि जो टेंटेटिव डेट था शायद उसमें परिवर्तन हो, और अगर परिवर्तन होता है तो करंट अफेयर्स का जो समय है, समय सीमा है, वह आपको और विस्तृत करनी होगी। लिहाजा आपको अप्रैल मई तक के भी करंट अफेयर्स पर फोकस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। आगे देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन होता है। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न से, और आप इसको देखते चलें, अपने को आकलित करते चलें। जैसा कि मैं बार बार आपसे कह चुका हूं, अभ्यास ही आपको मजबूत बनाता है। और इसकी शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आइए देखते हैं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कहाँ खेला जाएगा। दोस्तों, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न है और यह पहला है, तो लिहाजा आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप होने वाला है, वह साउथैम्पटन लंदन में ही होगा। पहले इसकी जो समय जो स्थान था वह लॉर्ड्स में था, लेकिन बाद में इसे बदल करके साउथैम्पटन कर दिया गया है। लिहाजा आपका जो आंसर होगा वह होगा पहले का बी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को आप निश्चित तौर पर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो ट्रेंड है लोकल फॉर वोकल का, या जो भी योजनाएं हैं उस तरह से जो भी उसमें शुरुआत नहीं होती है और जिस डिस्ट्रिक्ट से है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। उसको आपको भी यहाँ पर, चूँकि मैंने 4 सम्मिलित किए हैं, 4 महोत्सव लोकल फॉर वोकल के, इससे आपकी जानकारी में अभिवृद्धि होगी। स्ट्रॉबेरीज महोत्सव झांसी बिल्कुल सही है, गुड़ महोत्सव लखनऊ यह भी सही है, और जबकि काला नमक चावल यह सिद्धार्थनगर यह भी सही है। और यहाँ पर मैंने सम्मिलित किया है टेराकोटा खिलौना और चंदौली दिया है, जो कि गलत है। टेराकोटा चंदौली न होकर के टेराकोटा गोरखपुर होगा, तो आपका यहाँ पर जो आंसर होगा वह टेराकोटा और गोरखपुर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो मैंने आपके लिए संकलित किया है, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत किस देश को पछाड़कर चौथा स्थान प्राप्त करेगा या चौथा बड़ा रिजर्व बन गया है। दोस्तों, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, इस मामले में भारत ने रूस को पछाड़ करके, आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 5 मार्च तक भारत की विदेशी मुद्रा 580.3 बिलियन डॉलर थी, जबकि रूस का रिजर्व मुद्रा का जो भंडार था वह 580.1 बिलियन डॉलर था। इस तरह से भारत ने इस मामले में रूस को पछाड़ करके चौथा सबसे बड़ा स्थान प्राप्त किया है। तीसरे का बी यहाँ पर सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर मैंने संकलित किया है, गुपकार। गुपकार किस राज्य के 6 राजनैतिक पार्टियों का एक ऐसा समूह है जिसे भारत की केंद्रीय सरकार ने देश विरोधी संस्था का नाम दिया है। दोस्तों, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर्स का, और हम आपको बता दें कि इस संदर्भ में आपको गुपकार यह जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों का एक गठबंधन है। जम्मू कश्मीर चौथे का सी इसका सही जवाब हुआ, जिसमें 6 पार्टियां शामिल हैं, और इनका उद्देश्य जम्मू कश्मीर को पहले की तरह विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर 370 अनुच्छेद से बंधा हुआ था, जिसको केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया, और वहाँ के जो लोकल पार्टियां थीं जिन्होंने मिल करके गुपकार
एक अपनी संस्था बनाई, राजनीतिक पार्टी बनाई और उसको विरोध करने का एक हथियार बनाया, जिसे केंद्र सरकार ने देश विरोधी संस्था का नाम दिया था। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर हमने संकलित किया है, प्रस्तुत की, इस जिसने स्कूलों में 10+2 के स्थान पर किस फॉर्मेट को अपनाने की सिफारिश करी है। दोस्तों आप देख सकते हैं नई शिक्षा नीति जो लागू की गई 29 जुलाई को, और यह किसके संरक्षण में शुरू हुई इसकी सिफारिश के कस्तूरी रंगन, इसको आप याद कर लीजिएगा। यह तीसरी शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई और मानव संसाधन विकास का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय हो गया है। ये सारी बातें आपके जहन में होंगी। और इसमें जो फॉर्मेट अपनाया गया है दोस्तों, वह 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 यानी कि 5वें का बी यहाँ पे सही जवाब हुआ। यानी कक्षा 1 और 2 फाउंडेशन स्टेज तथा इसके बाद 3 to 5 प्री प्राइमरी स्कूल शुरू में 5 साल के तहत शामिल हैं। इसके बाद 3 साल 6 to 8 कक्षा मिडिल स्टेज होगा, चौथा स्टेज 9 to 12 कक्षा का, 9 से 12 कक्षा का होगा और 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। तो यहाँ पर 5+3+3+4 आपको अपने जहन में रखना है। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा साइंस से है, स्पेस से है, जो मैंने संकलित किया है। दिसंबर 2020 में किस देश ने पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिससे कार्बन मुक्त ऊर्जा का निर्माण हो सके। यह कार्य करने वाला जो देश है वह चीन है। चीन ने पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन मुक्त ऊर्जा सोलर एनर्जी का निर्माण करना है। और इसने इसका जो नाम दिया है HT2M टोकामाक रिएक्टर। इसके तहत आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की स्टार्ट उन्होंने करी है। छठे का सी बिल्कुल सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर जो मैंने संकलित किया है आपके लिए वह है GI टैग से, यानी कि जो आपका भौगोलिक संकेतक है, जो वस्तुओं के भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है। इनमें से कौन उत्पाद प्रथम GI टैग प्राप्त करने वाला भारतीय उत्पाद है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि भौगोलिक संकेतक जो अब वर्तमान में एक नई विचारधारा आई है, जो आपका इसमें प्रथम भारतीय उत्पाद प्राप्त करने वाला जो उत्पाद है वह है दार्जिलिंग टी, यानी कि 7वें का डी आपका यहाँ पे सही जवाब हुआ। दार्जिलिंग टी को पहली बार 2004 में GI टैग प्राप्त हुआ था। तो आप इसको अपने जहन में रख लीजिएगा। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर मैंने संकलित किया है ब्रांड एम्बेसडर से। और हम आपको एक बात बता दें कि ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित प्रश्न आयोग की परंपरा के अंग रहे हैं और इन्हीं सारे पैटर्नों को आपको दिमाग में रखना है। मैं बार बार आपसे कहता रहा हूँ कि यद्यपि इस समय पेंडेमिक है, आप अस्थिर होंगे, सारे लोग अस्थिर हैं, स्थितियाँ भयावह हैं, इस कल्पनातीत हैं और इस स्थिति में मानसिक संतुलन बना करके रखना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को पूरी तरह से कैद करके रखें। हाँ, ये अलग बात है कि परीक्षा टलने की संभावना बन गई है और स्थितियां भी बड़ी प्रतिकूल हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि परीक्षा आज नहीं तो कल निश्चित रूप से संपन्न होगी। इसलिए जहां तक संभव हो सके आप अपनी निरंतरता बनाए रखें, अपनी अभ्यास बनाए रखें, अपनी पकड़ बनाए रखें। जिसके लिए आप लगातार मेहनत करते आ रहे हैं उसमें ढील न दें। थोड़ी भी गुंजाइश अगर आपके पास है पढ़ने की, अगर संतुलित रहने की, तो निश्चित तौर पर आप करें अपने को सुरक्षित रखते हुए। और इस के दौरान अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी प्रश्न को समझने में या किसी भी प्रकार की इस जीके के पोर्शन के लिए, तो जैसा कि मैंने बार बार आपसे बताया है कि थोड़ी सी शुल्क राशि अदा करके आप वो सारी सुविधाएं हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर रिलीज होते रहते हैं जहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ब्रांड एम्बेसडर की बात मैंने करी है, 4 यहाँ पर मैंने ब्रांड एम्बेसडर और पर्सनालिटीज़ को दिया हुआ है। आप देखें, आयुष्मान खुराना ब्रांड एम्बेसडर फॉर चाइल्ड फॉर एवरी चाइल्ड, सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स, अमिताभ बच्चन
पल्स पोलियो अभियान, मैरीकॉम, एयरटेल। इसमें आपको देना है कि कौन सा सही है, कौन सही नहीं है। 4 इसमें से 3 तो सही है, 1 सही नहीं है। दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पे 3 आयुष्मान खुराना, कर अमिताभ बच्चन, ये तीनों सही जगहों पर सुमेलित हैं। जबकि मैरी कॉम जो है वह वर्तमान में BSNL की ब्रांड एम्बेसडर हैं, साथ ही साथ प्यूमा की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्यूमा जो जर्मन स्पोर्ट्स कंपनी है उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, और साथ ही साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास परिषद की भी वो ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इसको आप दिमाग में रखेंगे कि एयरटेल की ब्रांड एम्बेसडर मैरीकॉम नहीं है, और मैरीकॉम BSNL या प्रश्न पहले भी आयोग में आ चुका है। तो इसको आप दिमाग में रखेंगे, और जो 3 हमने दिए हैं उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर है एक बार पुनः, भारत के किस राज्य ने पहली बार जारी ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों, ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट यह पहली बार जारी किया गया था, और इसमें इन द फर्स्ट एवर इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 मिजोरम ने पहली बार हैज़ बीन रैंक्ड एज द हैप्पीएस्ट स्टेट, और इसके बाद पंजाब, अंडमान निकोबार को इसमें स्थान मिला था। तो आप समझ लीजिए कि भारत में मिजोरम सबसे खुशहाल राज्य की श्रेणी में आता है। 9वें का D यहाँ पर सही जवाब हुआ। और अगर मान लीजिए आपसे पूछता है हु इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू 2020, तो देन यू हैव टू रिप्लाई फिनलैंड इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पर चूँकि मैंने बात स्टेट की करी थी, तो आपका जो आंसर हुआ वह मिजोरम हुआ। और अब हम बढ़ चलेंगे, जो अगर मान लीजिए यह बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर 10वां प्रश्न है। यह भी थोड़ा सा आने वाला प्रश्न है, छप सकता है आपके पेपर में, क्योंकि यह भी थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है। महज 21 साल में देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनकर रेशमा मरियम रॉय ने इतिहास रच दिया। रेशमा का संबंध भारत के किस राज्य पंचायत से है? दोस्तों, रेशमा मरियम रॉय मात्र 21 साल की उम्र में युवा पंचायत अध्यक्ष बनकर के जो इन्होंने इतिहास रचा, यह केरल राज्य पंचायत से बिलोंग करती हैं। और आपको बता दें कि वोटिंग करने के अंतिम दिन, जिस दिन इनको नामांकन करना था, उस दिन इनकी उम्र जो है 21 साल हुई थी, और इसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ा और यह मुकाम हासिल किया। यह अपने आप में एक अनुपम उपलब्धि है। तो 10वें का C यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हुआ। और अब हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और एक बार पुनः सूचकांकों की तरफ मुखातिब हैं हम। हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2021 जो दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग प्रस्तुत करता है, जिसके जरिए पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकते हैं, के अनुसार इस सूची में किस देश ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जो जारी किया गया है, उसमें जापान ने लगातार तीसरे वर्ष दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होने की सूची में एक बार फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है। जापानी नागरिक 191 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दूसरे स्थान पर सिंगापुर का स्थान है, जबकि सबसे निचले स्थान पर अफ़गानिस्तान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आपका जो आंसर होगा वह होगा 11 का C। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न एक बार आपके इसमें आपके एक तरह से इकोनॉमी से भी है, करंट इकोनॉमी से, जिसमें दिया हुआ है कि प्रतिष्ठित व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा अक्टूबर 2020 में जारी विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2020 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 जो है व्यावसायिक यहाँ पर कंपनियाँ हैं। अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है, LG है और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है। हम आपको बता दें कि प्रतिष्ठित जो पत्रिका फोर्ब्स ने जो ये सूची जारी की है, इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वह प्राप्त हुआ है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को। इसमें जो दक्षिणी कोरिया में स्थित
इलेक्ट्रॉनिक समूह सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को सबशीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है नियोक्ता सूची में। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा 12 का डी। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न एक बार पुनः जो है सैन्य अभ्यास से है, और सैन्य अभ्यास भी आयोग के पसंदीदा विषयों में से एक है। मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि आप जो है आयोग के पैटर्नों को वॉच आउट करते हुए अपनी तैयारी करते रहें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और आपको सफलता से कोई दूर नहीं कर सकता। तो सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 का संबंध किन दो देशों के बीच में है? हम आपको बता दें कि यह डेजर्ट नाइट 21 जो सैन्य अभ्यास हुआ था वह भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। भारत और फ्रांस के बीच में जोधपुर राजस्थान में 20 से 24 जनवरी 2021 को भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु अंतरिक्ष बल के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन किया गया था। तो दो प्रश्न आपके सामने आते हैं। अगर पूछता है कि डेजर्ट नाइट का आयोजन किस जगह पर हुआ था, तो जोधपुर राजस्थान आपके लिए हो गया। और यहाँ जो प्रश्न मैंने आपको रखा है कि इन दो देशों के बीच में हुआ था, तो भारत और फ्रांस आपके लिए सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर मैंने संकलित किया आपके लिए कि भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी अंकिता रैना ने फरवरी 2021 में अपने करियर का पहला खिताब जीता। अंकिता का संबंध किस खेल से है? हम आपको बता दें कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में स्थान बनाने वाली 5वीं भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। लॉन टेनिस की खिलाड़ी हैं अंकिता रैना, और अंकिता रैना ने 18 फरवरी 2021 को अपने करियर का पहला WTA खिताब जीता। तो इस तरह से अंकिता रैना जो संबंधित है वह लॉन टेनिस से है। 14 का डी आपका सही जवाब हुआ। और अगला प्रश्न एक बार पुनः बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और एक इस तरह के प्रश्न भी आयोग में आए रहे हैं। तो आप इस प्रश्न को देखें और समझने का प्रयास करें, पैटर्न को समझने का प्रयास करें और जानने का प्रयास करें। जैसा कि आप जानते हैं भारत सरकार द्वारा जो सम्मान दिया जाता है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो यहाँ पर मैंने जो है पद्म विभूषण से प्रश्नों को संकलित किया है। 2021 में भारत सरकार द्वारा, प्रश्न नंबर 15 ध्यान से सुने, 2021 में भारत सरकार द्वारा 7 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, जो कि भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसको आप अपने जहन में रखेंगे। दूसरा कौन हुआ? तो दूसरा पद्म विभूषण हुआ। और इसको कितने लोगों को दिया गया? 2021 में 7 लोगों को दिया गया। और इस बार जो प्रश्न मैंने रखा है आपके लिए, वो यह पुरस्कार इस बार जन सेवा के लिए किससे प्रदान किया गया है? अब यहाँ पर देखें, जन सेवा के लिए 4 नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें जन सेवा के लिए शिंजो आबे, जो शिंजो आबे जैसा कि आप जानते हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, लेकिन भारत के लिए जिन्होंने कार्य किया है, इस वजह से इन्हें जन सेवा के लिए इस बार भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा है। जबकि यहाँ पर जो 4 नाम दिए गए हैं, ये चारों नाम जो हैं वह इस बार के पद्म विभूषण प्राप्त हैं। जो बीबी लाल हैं, बीबी लाल दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जिनको आर्कियोलॉजिकल के लिए, पुरातत्व के लिए दिया गया है। जबकि डॉक्टर वेल्ले मोनप्पा हेगड़े को चिकित्सा के लिए दिया गया है, जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। और सुदर्शन साहू, जो नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो उड़ीसा के हैं, इनको कला के लिए यह पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। लेकिन जो आपका प्रश्न है जन सेवा, और वह किसको दिया गया है? तो शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। तो अब बढ़ चलेंगे 16वें प्रश्न की तरफ, और 16वां प्रश्न एक बार मैंने बुक से संकलित किया है, और यह बुक से संबंधित प्रश्न भी कभी कभी आ जाते हैं, करंट अफेयर्स के हिस्से हैं, और आप करंट अफेयर्स में आप इसको सम्मिलित कर सकते हैं। आपको अपने जेहन में रखना होगा, कुछ रिनाउंड बुक्स ही मैं सम्मिलित करता हूँ, यद्यपि यह परंपरा नहीं रही है, इसलिए मैं कुछ बुक्स ही रखता हूँ। यहाँ पर जो बुक्स मैंने रखे हैं बड़े इंपॉर्टेंट बुक हैं, देखें अब एक बार। इसमें सुमेलित कौन नहीं है, यह इस मेरा प्रयास रहता है कि अगर सुमेलित में रखता हूं तो कम से कम आप 4 प्रश्नों से वाकिफ हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, यह लिखी गई है दलाई लामा के द्वारा, यह सही है, दलाई लामा ने ही इसको लिखा है। अनफिनिश्ड अ मेमोयर, और यह किसने लिखा है? प्रियंका चोपड़ा ने लिखा है, यह भी सही है, यानी सुमेलित है। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म
फिक्शन। यह किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति राय के द्वारा लिखी है। यह भी सही है। यानी आपका जो यहाँ पे गलत है, सुमेलित नहीं है, वह है अ प्रॉमिस्ड लैंड। अ प्रॉमिस्ड लैंड किसके द्वारा लिखी गई है? यह डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नहीं लिखी गई है दोस्तों, यह लिखी गई है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा। अ प्रॉमिस्ड लैंड लिखी गई है बराक ओबामा के द्वारा। इस प्रकार 16 का डी आपका सही जवाब हुआ इस प्रश्न के अकॉर्डिंगली। और आप अ प्रॉमिस्ड लैंड, यू हैव टू रिमेंबर बराक ओबामा एज अ ओरिजिनल राइटर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न एक बार पुनः बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आप इसको अपने जेहन में, अपनी स्मृतियों में अवश्य रखेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न मैंने रखा है आपके लिए, सतत विकास के, निश्चित तौर पर यह प्रश्न आना चाहिए, आशा करते हैं हम। सतत विकास के सिद्धांतों को अपनाते हुए चारों ओर से हरियाली से घिरे भारत के किस गांव को एशिया का पहला ग्रीन विलेज, हरित गांव होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? एशिया का पहला हरित गांव। अब आप समझ सकते हैं इसकी महत्वपूर्णता। और यह मिला है, यह जो सम्मान मिला है, यह जो अचीवमेंट प्राप्त किया है, वह गांव है खोनोम। खोनोम कहाँ? नागालैंड। खोनोम नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित, चारों ओर हरियाली से घिरा खोनोम एशिया का पहला ग्रीन विलेज घोषित किया गया है। खोनोम गाँव अपने जंगल, हरे भरे खेत और पारंपरिक तकनीकों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप खोनोम को निश्चित तौर पर याद रखिएगा। यद्यपि और जो गांव यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिसमें कि अटापट्टी केरल का यह लार्जेस्ट ट्राइबल सेटलमेंट विलेज है, जबकि यहाँ पर आप डेहलान देख रहे हैं। डेहलान जो है वह लार्जेस्ट विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश है। तो यहाँ बढ़ चलेंगे, आपका जो आंसर हो गया वह हो गया 17 का बी, खोनोम। और हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर मैंने जो आपके लिए संकलित किया है वह है, उस सबसे कम उम्र की महिला पायलट का क्या नाम है जिसने 2021 में मात्र 15 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में छात्रा पायलट बनने का लाइसेंस प्राप्त किया और फरवरी 2021 में मात्र 25 वर्ष में भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? दोस्तों, इतने डिटेल्स मैं इसलिए आपके पास रखता हूं जिससे कि आपके जेहन में वो सारी बातें स्मृतियों में कैद हो जाएं, आपके मानस पटल पर अंकित हो जाएं। और अगर परीक्षा में इसका आपसे सामना हो तो ये सारी स्मृतियां आपके दिमाग में सक्रिय रहें, बनी रहें। और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा आयशा अजीज। 25 वर्ष से कश्मीरी महिला आयशा अजीज ने 25 वर्ष की उम्र में महिला पायलट बन करके यह रिकॉर्ड हासिल किया है। पहली सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है भारत की आयशा अजीज। और इसके अतिरिक्त जो 4 नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं अंजलि भारद्वाज। इनके संदर्भ में बता दें कि भारतीय समाज सेवी अंजलि भारद्वाज जो जवाबदेही और जिन्होंने 2021 में अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार के लिए इनको चुना गया था। जबकि भावना कंठ, 28 वर्षीय भावना कंठ, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। और यह भावना कंठ के संदर्भ में बातें हो गई। जबकि आकांक्षा अरोड़ा, भारतीय मूल की आकांक्षा अरोड़ा ने फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए अपनी उम्मीदवारी घोषित की थी। लेकिन यहाँ पर जो आपका जो सही जवाब है जिस प्रश्न के अकॉर्डिंगली वह है आयशा अजीज। इन तीनों लोगों के संदर्भ में आपने जानकारी हासिल की। अब हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर जो मैंने संकलित किया है आपके लिए वह है, भारत का वह कौन सा राज्य जो है पहली बार ई कैबिनेट लागू करने वाला प्रथम राज्य बना? दोस्तों, इस संदर्भ में हम आपको बता दें, इससे पूर्व भी हिमाचल प्रदेश से एक बार एक प्रश्न आयोग में आया था। और यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वह होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू मेक द end to end प्रोसेसिंग ऑफ द कैबिनेट पेपरलेस बाय इम्प्लीमेंटिंग ई कैबिनेट एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, और यहाँ पर यह पहली बार लागू करने वाला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। 19 का डी आप अपने जेहन में निश्चित तौर पर रखेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न इंटरनेशनल अफेयर्स से है। थॉमस वॉक को इनमें से किस समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है? थॉमस वॉक को पुनः किस समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो यहाँ पर हम आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति
थॉमस वॉक वाज री-इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो आपको याद रखना होगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दोबारा अध्यक्ष चुना गया है किसको? थॉमस वॉक को। 20 का बी। इनको आप दो संदर्भों में याद रख सकते हो, एक तो हो गया ग्रेट पर्सनालिटीज और दूसरा हो गया इंटरनेशनल अफेयर्स। तो यहाँ पर आपकी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। 20 का बी। बढ़ चलेंगे 21वें प्रश्न की तरफ। और 21वां प्रश्न यहाँ पर बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने आपके लिए संकलित किया है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं पहली बार जब होती हैं और थोड़ी यूनिक होती हैं, उसको आयोग निश्चित तौर से अपने प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में शामिल करता है। और इस तरह के प्रश्न आपको PCS में मिल जाएंगे, GDC में मिल जाएंगे, GIC में मिल जाएंगे, कहीं भी जहाँ पर भी अगर उस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जो थोड़े से यूनिक होते हैं, उनको निश्चित तौर पर आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए। और यह भी थोड़ा सा यूनिक है, देखें आप प्रश्न को, और मैंने इसको किस तरह से बनाया है इसको भी आप देखें। और इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप अगर आपके पास अगर लगता है कि आप जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वे किताबों को रख देते हैं आपके बीच में वन लाइनर के तौर पर, वह एक निरर्थक प्रयास होता है, क्योंकि आप अपने जीवन में कितनी चीज़ों को आप कैद कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ें प्रश्नों के माध्यम से आती हैं और थोड़ी ही हैं, जहाँ पर गागर में सागर भरने वाली प्रवृत्ति हो, थोड़ी सी ही चीज़ें हों लेकिन वो महत्वपूर्ण हो, जहाँ से आपको वो सारी सोर्स मिल सके, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको भटकाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ों को रखा है कि बेहतर, 21वें प्रश्न को देखें, बेहतर सामाजिक परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से किसने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम समझौते के तहत भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड सृजित किया है? सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड किसने सृजित किया है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, मुंबई नगर निगम, जयपुर नगर निगम, पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम और हैदराबाद नगर निगम। तो इसमें हम आपको बता दें, पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम पुणे ने दिसंबर 2020 में भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड में, जिसे पे फॉर सक्सेस बॉन्ड का भी नाम दिया गया है, इससे जो परिणाम प्राप्त किए जाएंगे वह निश्चित तौर पर सामाजिक परिणामों के लिए एक मील का पत्थर शामिल माने जाएंगे। पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम पुणे इसका सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न एक बार है कि खेल मंत्रालय ने भारतीय शैली के किस खेल संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान की है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। भारतीय शैली के भारतीय कुश्ती संघ को खेल मंत्रालय ने मान्यता प्रदान की है। इंडियन स्टाइल रेसलिंग एक पारंपरिक स्वदेशी खेल है और जो पेशेवर कुश्ती के विपरीत मिट्टी व कीचड़ पर खेला जाता है। भारतीय शैली के भारतीय कुश्ती संघ यानी कि 22वें का डी सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पर है, सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनमें से किसे जाना जाएगा? दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, आपके जेहन में होगा, लेकिन पुनः आपको इनको स्मृतियों में रखना ही चाहिए, क्योंकि ये बदलाव जो होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, तो इस तरह की जो उपलब्धि हासिल की है 24 अप्रैल को NV रमना को 48वें चीफ जस्टिस के रूप में अब हम लोग जानेंगे। और इस तरह से आपके जेहन में होना चाहिए जस्टिस NV रमना। ये चारों जो हैं, ये उदय यू ललित, अशोक भूषण, DY चंद्रचूड़ सारे सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं, लेकिन यह जो सम्मान मिला है वह मिला है NV रमना को। आप चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे जो प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, इस बार 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा जल संरक्षण प्रोग्राम आयोजित किया था? यहाँ पर आपको बताना है कि नरेंद्र मोदी ने कौन सा प्रोग्राम आयोजित किया था। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दृष्टिगत हो रहे हैं। इसमें जो सही जवाब है वह है कैच द रेन, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जिसकी शुरुआत देश में मानसून पूर्व और मानसून अवधि तक पूरे देश में ग्रामीण और शहरी दोनों में लागू किए जाने का यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। और इसके अंतर्गत जल संरक्षण की भावना का विकास करना है। कैच द रेन आपको दिमाग में रखना होगा। 24 का सी। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है,
दुर्लभ मीठे पानी की मछलियों की प्रजाति जो सिंधुदुर्ग जिले के अम्बोली क्षेत्र में खोज की गई, उस क्षेत्र को उस राज्य की सरकार द्वारा जैव विरासत स्थल भी घोषित किया गया। यह किस राज्य का हिस्सा है? थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है। और यह किस राज्य का हिस्सा है? तो यह महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा है। महाराष्ट्र सरकार ने इस स्थल को, जो सिंधुदुर्ग जिले के अम्बोली क्षेत्र को, उन्होंने विरासत स्थल भी घोषित किया है। और यह आपके जहन में होना चाहिए। महाराष्ट्र 25 का बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों, यहाँ पर आप जो प्रश्न देख रहे हैं उसके अनुसार आपको 38, 40, 42 और 45 इसमें जो कौन सा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 40वां। आप इस इंटरनेशनल जो इंटेलेक्चुअल प्रॉस्पेरिटी है उसके अनुसार इसको ध्यान में रखना होगा आपको। यह जो बौद्धिक संपदा किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा कोई रचना, संगीत, साहित्य कृति, कला, खोज, डिजाइन, उसके आधार पर इसको जो हम रखते हैं बौद्धिक संपदा यह कहलाती है। और इस स्थान पर 40वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी में। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। 26 का बी। बढ़ चलेंगे 27वें प्रश्न की तरफ। और जो 27वां प्रश्न यहाँ पर है वह है कि सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, हम एक बात आपको बता दें, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से संबंधित और इससे पहले भी प्रश्न आए थे जिसमें अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण वगैरह को सम्मिलित दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं थे, वो फिल्म फेयर दादा साहब फाल्के पुरस्कार थे। जबकि यह जो पुरस्कार है वह यह ओरिजिनल है और यह निश्चित भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। यह जो है यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा दिया जाता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसकी जो इस बार का जो यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार 51 जो है, जो 2019 का जो भी पीछे चल रहा है, वह दिया गया है लीजेंडरी एक्टर श्री रजनीकांत जी को। और रजनीकांत को यह पुरस्कार मिला है, यानी 27वें का बी आपका सही जवाब हुआ। रजनीकांत आप अपने जहन में रख लेंगे। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न जो है, भारत और किस देश के बीच विशेष सैन्य बलों के बीच मार्च 2021 में हिमाचल प्रदेश के चंबा में संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन किया गया? भारत और अमेरिका के विशेष बलों ने 30 मार्च 2021 को इस संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, यानी भारत और अमेरिका, यानी 28वें का डी आपका सही जवाब हुआ। यह सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 11वां संस्करण था। इसका उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में अनुभव साझा करना था। अब बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ और 29वां प्रश्न है दोस्तों, अब समाप्त होने वाला है यह श्रृंखला, यह अभ्यास समाप्त होने वाला है। 29वां प्रश्न, भारत सरकार ने किस देश के 2000 छात्र छात्राओं के लिए मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत का विस्तार किया है? तो भारत ने यह जो मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है तो वह बांग्लादेश के लिए किया है। इस स्कॉलरशिप योजना के तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम सेनानियों के 2000 वंशजों को यह छात्रवृत्ति मिलेगी। तो 29 का बी सही जवाब हुआ। और अंतिम प्रश्न की तरफ एक बार हम पुनः बढ़ चले हैं दोस्तों। और अंतिम प्रश्न एक बार पुनः स्पोर्ट्स से है। एक बार पुनः आपसे गुजारिश करेंगे, किंचित कहीं भी कोई परेशानी हो तो जीके की महत्वपूर्णता को देखते हुए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यह प्रश्न है, फार्मूला 1 का 2021 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किस खिलाड़ी ने जीता? 30वां प्रश्न यहाँ पर है। तो यह पुरस्कार, यह सम्मान जीता है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स ने, वह है लुइस हैमिल्टन ने। मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने बहरीन इंटरनेशनल सर्किट बहरीन में 28 मार्च 2021 को आयोजित यह ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और लुइस हैमिल्टन की 96वीं फार्मूला 1 जीत थी। तो इस तरह से आपका जो सही जवाब हुआ वह लुइस हैमिल्टन, यानी 30वें का सी। दोस्तों, इसी के साथ यह करंट अफेयर्स की जो प्रैक्टिस सेट थी समाप्त हुई। हम आशा करते हैं आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। आप इसको निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें और भविष्य में और भी प्रैक्टिस सेट के साथ हम उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद।